लेक्चर नंबर 13। आवाज आती है आपको स्टूडेंट्स? यस मैम, आ रही है। एनीवेज एक तो ये मैंने आपको मेल सेंड की है, ठीक है, इसको आप लोग देख लें। जो आपका वाइवा है और स्पॉटिंग, ठीक है, ये दोनों एक साथ होंगी। और 28 तो 31 जिस मैंने आपको वैल्यू बताया था, मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगी कि कौन से स्टूडेंट्स का जो एक्टिविटीज दिन होगा, बिकॉज़ आपके सेक्शन में स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो ये 2 दिन में डिवाइड होगी, ठीक है। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करूंगी या इस तरह की काम शेयर करूंगी। वाइवा के लिए आपने एंडोस्कोपी कंप्लीट और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है कंप्लीट कर दी, ठीक है। इसमें कोई इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज़ इसमें हमें ज्यादा वीडियोस देखी थी। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको जो जो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जैसे मैंने पॉइंट्स बताए थे उस पे आपको फोकस करना है। और उसके अलावा बच्चों जो स्पॉटिंग है, आपको पता है 5% की थी और इसमें मतलब 5 मार्क्स की होगी, ठीक है। और आप जब आएंगे तो आपको मैं प्रोजेक्टर पे एक इमेज दिखाऊंगी और उसी इमेज में से आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बेटा में हील्स पर था, तो मैं हो सकता है हील्स पर मुझको उसके साथ कोई अगर मुझे नजर आ रहा है तो एक पॉइंट भी पूछ सकती हूँ, उससे मुझे सिर्फ 2-3 पॉइंट। बेसिकली वो जो आइडेंटिफिकेशन होती है एक इमेज की होगी, आपको 5 मार्क्स। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो 5 मार्क्स कंसीडर हो जाएंगे, अदरवाइज। अच्छा, इसमें जो मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं, एक जो हमने एमआरआई के डिफरेंट लेक्चर्स पढ़े थे, आई थिंक एक था इंट्रोडक्शन, और फिर जो था वो डिफरेंट लेक्चर्स थे।
इंट्रोडक्शन टू एमआरआई था, फिर था हमारा नेक्स्ट पैथोलॉजीज का। ठीक है जी, तो ये जो कॉमन पैथोलॉजीज है एमआरआई की, ये वाला लेक्चर आपने जो है वो पढ़ना है। ठीक है, इसमें जितनी भी पैथोलॉजीज हमने सारी पढ़ी थी, ये सारी पैथोलॉजीज जो है इसमें जो इमेजेस है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मेनिंजियोमा हमें किस तरह का नजर आ रहा होगा, अगर वहां पे कोई फंक्शन है तो वो आपको क्या किस तरह का एरिया नजर आ रहा होगा। तो ये जितना भी हमने पैथोलॉजीज पढ़ी थी, ये सारी पैथोलॉजीज वाला जो लेक्चर है एमआरआई में ये आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि आपको इसमें से कोई इमेज जो है वो दिया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह से बच्चों सीटी स्कैन कंप्लीट, यानी कि जिसमें हमने ब्रेन सीटी स्कैन पढ़ा था और एक हमने अपर लोअर लिम्ब का सीटी स्कैन पढ़ा। ठीक है, तो जितने भी इमेजेस हैं आपने सिर्फ फोकल पार्ट जो है वो इसमें जो है वो लिया था। इसी तरह से एक्सरे जो है इसमें कॉमन पैथोलॉजीज जो थी, हमने लेक्चर पढ़ा था कॉमन पैथोलॉजीज का। ठीक है, इसमें से अभी आपको मिड टर्म में मैंने बेसिकली दिया भी हुआ थे दो क्वेश्चन, एक हील्स पर था और एक हार्ट फाइटस आपको था। तो ये आपने एक्सरे के लिए जो पैथोलॉजीज वाला लेक्चर है वो पढ़ना है। तो ये तीन लेक्चर्स हैं बेसिकली टॉपिक्स हैं जिसमें आप जितनी इमेजेस हैं उस पे फोकस करें, उसी बेसिकली आप इस पढ़ें। उसके अलावा जो है वो ठीक है, नॉन कैंपस प्लेसमेंट्स मैंने आपको जैसे मैंने बताया था क्लास पार्टिसिपेशन। मैम आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही। जी मैम बहुत ज्यादा कट रही है। क्लास लेंगे मैम जो आपने बताया वो समझ बाकी सारे स्टूडेंट्स को कट रही है या सिर्फ दो तीन स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कट रही है? जी मैम आपकी आवाज़ कट रही है। चले नहीं नेटवर्क तो यहाँ पे बच्चे स्टेबल है। एनीवेज ध्यान से ये बच्चों कि आपने क्या करना है कि एक तो मैंने आपको बताया वाइवा के लिए टॉपिक्स हैं, स्पॉटिंग के लिए मैंने आपको बताया है एमआरआई और एक्सरे दोनों की जो पैथोलॉजीज वाले हमने लेक्चर पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि एक्सरे में क्या-क्या पैथोलॉजीज हम देख सकते हैं, एमआरआई में भी हमने कुछ पैथोलॉजीज वाले लेक्चर पढ़ा। ठीक है, तो जो पैथोलॉजीज हैं आपने उसको स्पॉटिंग के लिए जो है ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसी तरह से सीटी स्कैन जो है उसमें आपने इमेजेस जितने भी थे, ब्रेन के इमेजेस हमने पढ़े थे, अपर लोअर लिम्ब के हमने इमेजेस पढ़े थे, तो उस पे आपने फोकस करना है। ठीक है बच्चों, अब ये जो स्पॉटिंग है जब आप प्रिपेयर करेंगे तो साथ साथ आपने माइंड में ये जरूर रखना है कि आपने फाइनल जब फाइनल पेपर आएगा उसमें स्टैटिक बेस्ड ही होगा, सेम पैटर्न होगा आपको फाइनल का। ठीक है, उसमें भी जब मैं आपको लेवल करने के लिए इमेज दूंगी या मैं आपको स्टैटिक बेस्ड दूंगी तो फिर आपको वहां पे भी इमेज आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो स्पॉटिंग के साथ साथ आपने इस याद मतलब माइंड में रखना है कि अगर हमें किसी तरह से कोई इमेज जो है फाइनल में आ जाता है सिनेरियो बेस्ड के साथ तो हम उसे किस तरह आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उसके अलावा बच्चों क्विज है, और क्विज मैंने आपको बताया था कि क्लास पार्टिसिपेशन की प्लेसमेंट है। ये तीन मैंने इसमें टॉपिक्स आपको बताया हुआ है जो कि हमने एक एक लेक्चर पढ़ा है। मैमो का भी हमने एक लेक्चर पढ़ा था, अल्ट्रासाउंड का भी हमने एक ही लेक्चर पढ़ा है और फ्लोरोस्कोपी का भी हमने एक ही लेक्चर पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब आपको पता चल गया है आप लोगों ने मिड टर्म किया है किस तरह से एमसीक्यूज जो है प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें मैं आपको 15 एमसीक्यूज दे दूंगी और वो जो है वो 5% पोजीशन। ठीक है, ये एलएमएस बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा और इसका मैंने डेट थोड़ी सी आपकी आगे कर दी है। 11 अगस्त को जो हमारी क्लास होगी बेसिकली उसमें आपका जो है वो ये क्विज होगा। ठीक है बच्चों, और बाकी नीचे मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि आपने सब बच्चों ने अपेयर होना है असाइन डे पे असाइन शेड्यूल के साथ। अगर आप नहीं होंगे तो फिर वो सिलेक्ट आउट। ठीक है बच्चों, तो ये तो अनाउंसमेंट से रिलेटेड हो गया। अब मैं चाह रही थी कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पैथोलॉजीज एक्सरे और हमारा पैथोलॉजीज। ठीक है, रिवीजन बिकॉज़ आई थिंक आप लोगों को ज्यादा स्लाइसेस में ही प्रॉब्लम हुई है, तो हम पूरी जो है वो लेक्चर्स स्लाइसेस वाले जो है या जो इमेजेस वाले लेक्चर है उनको एक दफा फिर से कर लेते हैं। बेटा हमने ये और बात मैम ये जो वाइवा और स्पॉटिंग की जो है वो आपने लिस्ट भेजनी है। सॉरी वाइवा और स्पॉटिंग की आपने लिस्ट भेजनी है कि कौन से स्टूडेंट्स किस डे पे आके देंगे। हाँ जी बेटा, मैंने ये कहा है कि वाइवा स्पॉटिंग आपकी सेम डे होगी। ठीक है, मैंने सेम डेट्स मेंशन की हुई है ऑन कैंपस होगी। तो मैं आपको बता दूंगी कि किन स्टूडेंट्स ने जो है वो वेडनेसडे को देना है और किन स्टूडेंट्स ने सैटरडे को दिया है। ठीक है ओके मैम। है ना, 28 भी है और 31 भी लाया है, तो हाफ स्टूडेंट्स 28 को देंगे और हाफ जो है 31 को देंगे बिकॉज़ आपके आई थिंक ऑलमोस्ट 96 94 स्टूडेंट है। तो मैं 40 40 या 45 इस तरह से जो है स्टूडेंट्स डिवाइड कर जो मैं आपको लिस्ट भेजूंगी वो फिर आप लोग फॉलो करें। अच्छा जी बच्चों, अब आप लोग मुझे बता दें बिकॉज़ मैंने तो फिर खाली
तरह जो है वो हम थोड़ा सा उसको कर लेते हैं रिवाइज। ठीक है बच्चों, एग्री आप लोग एक्सरे पैथोलॉजी सीटी स्कैन की जो इमेजेस है जिसमें आप सब बच्चों को बार बार इशू आ रहा है उसको हम थोड़ा सा जो है फिर से देख लेते हैं। फाइन, जो प्रेजेंट है आप लोग क्या सो रहे हैं सारे? क्लास आप लोग जाग रहे हैं? यस मैम, आ रही है आपकी बात। यस मैम, जाग रहे हैं। देखिए बेटा, वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूं कि आप सब बच्चों ने इतने आसान आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके। आप लोग पता नहीं सीटी का अगर आ गया या एमआरआई का कोई टेस्ट दे दिया आपको फाइनल में, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई? ठीक है, एनीवेज थोड़ा सा बच्चों देख लिया करें एल्बो जॉइंट एंकल जॉइंट आपने जो है वो बच्चों से किया हुआ था। ये देखिए बड़ा आसान सा ये एक्सरे आपको नजर आ रहा है सामने। ठीक है, ये हमारी ह्यूमरस है, ये हमारी क्लेविकल पड़ी हुई है, ये पीछे से स्कैपुला नजर आ रही है, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारे पास रिब्स नजर आ रही है। तो अब अगर मैं आपको ये देती हूँ तो आपको मेरा ख्याल में इसमें मुश्किल होनी चाहिए कि ये कौन सा एक्सरे का इमेज है। ठीक है, फिर मैंने आपको बार बार एक बात बताई थी कि आपसे अभी मैं आपको ये कह रही हूँ जब आपका फाइनल लिस्ट है बेस्ड एग्जाम होगी तो उसमें भी बच्चों जिस तरह से ये पैटर्न दिखाया था कि पेशेंट था उसको कहीं पे पेन थी, लेट्स सपोज अभी मेरा शोल्डर खुला हुआ है, अगर मैं आपको देती हूँ हमने शोल्डर की कौन सी पैथोलॉजीज पढ़ी थी? हमने शोल्डर की पढ़ी थी डिस्लोकेशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर मैं आपको देती हूँ मैम फाइनल में एमसीक्यूज नहीं आएंगे? फाइनल में एमसीक्यू भी होगा लेकिन फाइनल में आपका सिनेरियो बेस्ड भी होगा ना सारा। सिनेरियो तो आपका होगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि देखिए एमसीक्यू तो फिर आप लोगों ने थोड़े बहुत इधर उधर से कर ही लिए, लेकिन जो आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई नहीं किया ना इमेज, वो ज्यादा आप लोगों ने काम खराब किया। अच्छा जी बच्चे, अब मैम आवाज नहीं आ रही सही से, दूर से आ रही मैम है। प्लीज, ऐसे लग रहा है जैसे माइक बहुत दूर है, थोड़ा सा प्लीज मैम आगे कर लें। चलो मैं देखती हूँ। अब बताएं बच्चों, आवाज ठीक हुई है? यस मैम, अब ठीक है। चले, यस जी मैम। मैम, अब सही है। मैं आपसे ये कह रही थी कि जैसे मैंने अभी आपको मिड टर्म में दिया था कि पेशेंट आया था उसकी हील में पेन थी और सारा सिनेरियो मैंने आपको बनाया हुआ था। ठीक है, इसी तरह से ही फाइनल में लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि हम शोल्डर का पढ़ रहे हैं तो शोल्डर की मैंने आपको देखिए एक ही पैथोलॉजी पढ़ाई है, एक थी डिस्लोकेशन और दूसरा मैंने आपको कहा था कि कोई भी आपको फ्रैक्चर आ सकता है। ठीक है, तो फ्रैक्चर तो चलिए आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। अब डिस्लोकेशन का बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एमसीक्यू में भी दिया हुआ था जो कि काफी बच्चों ने गलत किया हुआ था। ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर दो तरह की हमने डिस्लोकेशन पढ़ी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर डिस्लोकेशन वो होती है जिसमें हमारे पास ह्यूमरल हेड और जो हमारा ग्लिनोइड लेब्रम है उसके दरमियान में डिस्टेंस हमें जो है वो नजर आ रहा होता है, इंक्रीज हो जाता है उसके दरमियान में डिस्टेंस। ठीक है, वो हमारे पास कौन सी डिस्लोकेशन थी? पोस्टीरियर डिस्लोकेशन है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था जो इंटीरियर डिस्लोकेशन होगी वो डिस्लोकेशन होगी जिसमें क्या होगा कि आपको इस तरह से जो ग्लिनोइड लेब्रम है और जो ग्लिनल हेड है वो ओवरलैप होता हुआ नजर आता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपको अगर कोई इमेज आता है बड़ी आपको आसानी से जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि जहां पे हमें इस तरह से ये गैप नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? पोस्टीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन। अब अगेन वही बात है कि मैं आपको सीधा तो नहीं बताऊंगी कि ये जो है वो आप आइडेंटिफाई करें इमेज को। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है कि पेशेंट जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो उसका हो गया, पेशेंट जो है वो बाइक से जो है वो उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, या पेशेंट जो है वो गिर गया। ठीक है, कहीं से स्टेयर से जो था वो हिस्ट्री ऑफ फॉल है पेशेंट की और उसको जो है वो शोल्डर पे या टिप ऑफ द शोल्डर पे जो है वो उसको पेन आ रही है, या इसको इस तरह भी किया जा सकता है कि अराउंड द ग्लिनोह्यूमरल एरिया या अराउंड द शोल्डर एरिया जो है वो पेशेंट को जो है वो बहुत ज्यादा स्वेयर पेन आ रही है, 10 में से 8 जो है उसको पेन रेट कर रहा है पेशेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, रेंजेस जो है वो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अनेबल टू परफॉर्म द रेंजेस। ठीक है, और डेली एक्टिविटीज भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो अब जो है वो हमने उसका एक्सरे कराया है, वो एक्सरे साथ अटैच होगा, तो आप आइडेंटिफाई करें क्या है। ठीक है, तो ये दो स्टेरियो है बच्चों, अगर ओवरलैप हुआ होगा तो हम कहेंगे इंटीरियर डिस्लोकेशन है, अगर जो है वो दोनों के दरमियान में आपको स्पेस नजर आ रही होगी तो वो क्या होगी? पोस्टीरियर डिस्लोकेशन होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आप लोग बच्चे देखिए जब एक चीज आपको पढ़ाई जाती है तो एग्जाम में वही पूछा जाता है। आप लोग क्या करते हैं जी खैर से, और ये मैंने आपको हाँ जी एक इंफीरियर डिस्लोकेशन भी पढ़ाई थी जिसमें आपको था कि इस तरह से ह्यूमरल हेड जो है उसकी आपको डाउनवर्ड पोजीशन नजर आ
एनीवेज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ज्यादा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर है। तो बच्चों देखिए जो चीज हमने पढ़ी नहीं होती वो एग्जाम में नहीं आती, ठीक है। अब स्टूडेंट से क्या किया हुआ था, लिगामेंट्स एक्सरे के ऊपर जो है वो बताए हुए थे कि लिगामेंट का टियर हो गया, हमने एक्सरे पे सॉफ्ट टिश्यू नहीं पढ़े। इट मींस आपको एक्सरे के ऊपर मैं सॉफ्ट टिश्यू नहीं पूछूंगी, ठीक है। हमने बोनी पैथोलॉजीज पढ़ी है तो मैं आपसे बोनी पैथोलॉजी ही पूछूंगी अगर एक्सरे आएगा तो, सही है। तो जो बच्चे पढ़ा होता है उसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा ये कॉमन सेंस यूज कर लिया करें कि जब आपने एक चीज पढ़ी नहीं है तो वो एग्जाम में कैसे आ सकती है, ठीक है। तो ये आप जरा थोड़ा सा देख लिया। अच्छा बच्चों, उसके अलावा ये रिंग साइन मैंने आपको दिया हुआ था, ये भी आप लोगों ने गलत किया हुआ था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई डिसलोकेशन में आपको दूं तो उसके साथ ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब आई थिंक कि आप लोगों को डिसलोकेशंस जो है वो क्लियर हो गई है। और ये जो एमसीक्यू था कि इंटीरियर जिनोइड रिब और जो मीडियल बॉर्डर है आपका इसके दरमियान में डिस्टेंस 6 mm से ज्यादा होता है तो ये रिम साइन, ठीक है। तो अब स्टेरियो हो सकता है, एक आपको रिम साइन में पूछा जा सकता है। अगर मैं पूछूं कि इसमें आपको और क्या स्ट्रक्चर्स साथ नजर आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। बच्चों ने स्ट्रक्चर्स में भी आप लोगों ने बेटा इस तरह लिखा हुआ था कि शोल्डर जॉइंट, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर्स में आपने बोन्स जो है वो मेंशन करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें रिब्स नजर आ रही हैं, ये हमें क्लेविकल मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप ह्यूमरस लिख दें, ये स्कैपुला लिख दें। जो जो बोन्स आपको नजर आ रही होंगी वो कोई सी 3 आपने वहां लिखनी, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमने किया हुआ था जॉइंट्स का, तो बच्चों अगेन दिस इज वेरी इजी। एक तो हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा जरा रिवाइज करें और कौन सा जॉइंट आ सकता है, बताएं कौन सा बच्चा बताएगा वॉलंटरीली। शोल्डर में और कौन सा जॉइंट हो सकता है बच्चों? एक्रोमियो क्लेविकुलर। क्लेविकुलर क्लेविकुलर आ गया, फेमोरल आ गया। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे और क्या हो सकता है? स्टेर्नोक्लेविकुलर। हाँ जी, स्टेनोक्लेविकुलर भी चले आप लिख दें, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा जब इमेज नजर आएगा तो वो आपको स्टेनो की जो है नजर आ रही है, ठीक है। और कौन सा आ सकता है? क्रोकोक्लेविकुलर। सॉरी ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। हाँ जी, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट एक सबसे बड़ा आ गया। अगर रिब्स नजर आ रही है तो आप इंटरकोस्टल जॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए कितना आसान हो गया, स्ट्रक्चर भी हमने देख लिए, हमने जॉइंट्स भी देख लिए वहां पे, ठीक है। इसके साथ आपसे कोई और साथ एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये अब देखें कि आप शोल्डर में से आपको जो भी आएगा बेटा, या तो मैं फ्रैक्चर दे सकती हूँ कि सारा सेम सिनेरियो हो और मैंने एक इमेज दिया और आपको यहाँ पे फ्रैक्चर नजर आ रहा हो। खुद से बच्चों आइडेंटिफाई ना किया करें। जब हमने फ्रैक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्चर आपको लाइन से पता चलता है, फ्रैक्चर लाइन से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ हुआ है। आपको जब इस बोन के ऊपर कोई फ्रैक्चर लाइन नहीं नजर आ रही तो आप कैसे कहेंगे कि ये फ्रैक्चर हुआ हुआ है, ठीक है ना। फ्रैक्चर में तो हमेशा हमें फ्रैक्चर लाइन नजर आती है, जहां आपको कोई लाइन नहीं नजर आ रही है आप उसको कैसे कह रहे हैं कि वो फ्रैक्चर होता है। हेयर लाइन तो बच्चों में आपको दे ही नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि हेयर लाइन हमें नजर ही नहीं आएगा, प्रिंट के ऊपर हेयर लाइन आएगा ही नहीं। तो कोई ना कोई आपको मेजर आ सकता है, अगर ट्रांसफर्स आ सकता है, ओब्लिक फ्रैक्चर आ सकता है, कोई भी और फ्रैक्चर आ सकता है, ठीक है। तो अब शोल्डर में से या तो फ्रैक्चर आ सकता है या फिर हमारे पास डिसलोकेशन आ सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा ये मैंने आपको दिया था एक इमेज दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो रही है, यानी कि कर्व हमें नजर नहीं आ रही। इसमें भी बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोई पेशेंट सिंपल हम कह सकते हैं कि लो बैक पेन के साथ आया है, मसल स्पैज़म हुआ हुआ है इसको 3-4 हफ्ते से, ठीक है। जब स्पैज़म बहुत ज्यादा होता है तो ये हमारी जो पीछे कर्व है ये बेसिकली डिस्टर्ब हो जाती है और स्पाइन के ऊपर प्रेशर जाता है, स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से मैं आपसे फिर जॉइंट वगैरह तो चले नहीं पूछूंगी, ऐसे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगेन स्ट्रक्चर्स अगर मैं पूछूं तो क्या आप देखें नजर आ रहे हैं, ये सेक्रम नजर आ रही है, कॉक्सिक्स नजर आ रही है, वर्टिब्रा नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से रिब्स में नजर आ रही है हमें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो हिप जॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें कितना इसको आइडेंटिफाई करना इजी काम है। तो आप लोग बच्चों थोड़ा सा सोचा करें कि आप लोगों ने एटलीस्ट पढ़ चुके हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है क्या इम्पोर्टेंट था, अच्छा जी हाँ, ये मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, जैसे मैंने आपको ये बताया था स्पाइन की स्ट्रेटनिंग। इसी तरह से बच्चों मैंने आपको बताया कि नेक में जो हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है, ये जो लंबर स्पाइन की स्ट्रेटनिंग की ना ऊपर वाली जो सर्वाइकल स्पाइन है उसकी भी स्ट्रेटनिंग हो सकती है,
ठीक है। अगेन क्यों हो सकती है स्ट्रेटनिंग? मस्कुलर स्पैज्म की वजह से। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंडीशन आती है जिसमें मैं कहती हूँ कि पेशेंट को पेन है और स्पैज्म हुआ हुआ है, ठीक है, वर्कलोड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या किसी भी वजह से, तो सिंपल एक्सरे के अंदर आपको क्या आएगा? स्पाइन की स्ट्रेटनिंग आएगी। ठीक है, अगर नेक में स्पैज्म है तो नेक के मसल्स जो है वो उसमें जो है वो स्ट्रेटनिंग होगी। अगर लो बैक है तो फिर जो लंबर एरिया है उसमें जो है वो आपको स्ट्रेटनिंग नजर आएगी। अच्छा, और इसमें अच्छो, हाँ जी, ये देखें, ये तो बच्चों मैंने आपको दिया था, जो कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, फिर भी देख लें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां आपको इस तरह का एक्सरे नजर आता है वहां पे मीडियली जहां स्पेसेस कम होंगी तो आपको फटाफट आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये क्या है? नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस। ये हमें साइड पे जो नोके नजर आती है, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है हमारे पास, ये ऑस्टियोफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो आप में से काफी बच्चों ने जो है वो गलत किया हुआ था, बहुत आसान था, बहुत इजी था बच्चों। ये ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, साइड पे जो नोके निकल आती है, लेकिन आप लोगों ने इसको गलत कर दिया। और उसके अलावा एक पॉइंट था, ये ट्यूबल ट्यूबरोसिटी था, एमिनेंस था या सबकॉन्ड्रस एक्टिरोसिस था, ये मैंने आप सबका ठीक किया हुआ है। इसमें आपने रिज लगाया है, जो भी लगाया हुआ है। अच्छा, और जो है वो हमारे पास एक और पॉइंट था बच्चों, दैट वाज सेक्युलरोसिस। ठीक है, अब ये था सेक्युलरोसिस, जिससे मैंने आपको बताया था कि जो कार्टिलेज के नीचे वाला एरिया होता है, सेक्युलरोसिस होता है कि बोन बेसिकली भूरी भूरी सी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं अगर आपको बिल्कुल इजी अल्फाज में समझाऊं तो मैंने पॉइंट यहाँ लगाया हुआ था, आप सब बच्चों ने स्पेस को जो है वो सेक्युलरोसिस आप लोग समझ गए। स्पेस ये थी बच्चों, और सेक्युलरोसिस ये नीचे वाला एरिया था। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, 3 पॉइंट मेजर हमारे पास आर्थराइटिस है, ऑस्टियोफाइट, स्पेस, सेक्युलरोसिस। ये एमिनेंस कह दें, कुछ भी कह दें, और ये हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास फिब्यूला लैटरल साइड पे है, इसलिए ये लैटरल बनता है। तो थोड़ा सा बच्चों अपने ऊपर, बॉडी के ऊपर रख के आपने स्पॉटिंग जो है वो करनी है, बिकॉज आप लोगों को पैथोलॉजी नहीं, बेसिक जो एनाटॉमी है आपकी बॉडी की, आप लोगों को वही थोड़ी सी जो है वो वीक है, थोड़ी नहीं बल्कि शायद काफी वीक है। एनीवेज, ये देखिए, मैंने ये भी आपको इमेज दिखाया था कि नंबर में अगर हमारे पास ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, ये देखिए ऑस्टियोफाइट, ये देखिए ऑस्टियोफाइट, ये भी सारे ऑस्टियोफाइट्स बने हुए नीचे। ठीक है, और इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि ये इसमें सिंपल स्ट्रेटनिंग होती है जब मसल का स्पैज्म हो, और जब ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, बोन आपको इस तरह से बुरी बुरी सी नजर आना शुरू हो जाती है, मिनरल डेंसिटी खत्म होना शुरू हो जाती है बोन की, तो वहां क्या होता है? डीजनरेटिव डिजीज शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका भी मैंने आपको नाम बताया था कि डीजनरेटिव डिस्क डिजीज हम इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पेस कैसी है, ज्यादा है डिस्क की, यहाँ पे स्पेस जो है वो डिस्क के लिए कम है। ठीक है, इसका भी सिनेरियो बन के आ सकता है। अब बच्चों देखिए, कॉमन कंडीशन हमने पढ़ ली है, शोल्डर की डिस्लोकेशन हो गई, और मैंने कहा शोल्डर को भी फ्रैक्चर भी हो सकता है, इसका नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। स्पाइन में एक्सरे में हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑस्टियोफाइट्स पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कॉमन हमने, ठीक है, स्पैज्म की वजह से। उसके अलावा हाँ जी, ये एक इम्पॉर्टेंट था, ये तो वैसे आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन एनीवे जैसे मैंने ये एमसीक्यू के पॉइंट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इमेज में ये आपको बैम्बू स्पाइन शायद इतनी अच्छे से जो है वो नजर ना। ठीक है, तो बच्चों ये सारा जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके एमसीक्यू के पॉइंट से। ओके, ये हमने जो है वो डिस्कस किया था कि किस तरह से आपकी जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी अगर रिड्यूस हुई हो तो आपको बोन जो है वो एक्सरे के ऊपर किस तरह से नजर आती है। ठीक है, ये आपके स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से जो है ये बोन पोरस जो है वो हमारे पास बेसिकली होना शुरू हो गई, क्योंकि इसके अंदर से बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई। ओके, इसमें और इम्पोर्टेंट क्या था हमारे पास? डिस्कशंस हो गई। ये हमारे पास बेसिकली हिप की मैंने डिस्लोकेशन ऐड की हुई है। ठीक है, ये देखिए आप, ये नॉर्मल आपके पास जो है वो हिप का एक्सरे है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये अपने स्पेस इसके अंदर रिड्यूस हो रही है। आप इसको डिस्लोकेशन या सबलक्सेशन कहेंगे, वैसे हम यहाँ हम इसको आर्थराइटिस भी कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आप ये देखिए कि इन दोनों के दरमियान में स्पेसेस जो है वो बहुत रिड्यूस होंगे। एनीवेज बच्चों, ये आपसे स्पॉटिंग के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन ये मैं आपको सिनेरियो बेस्ड नहीं दूंगी, बिकॉज इसमें थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन आपको जब प्रिंट करेंगे तो वो हमारे पास मुश्किल नजर है। ठीक है, तो हिप के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी एक्सरे आता है या एमआरआई जो भी हम पढ़ते हैं, हिप तो हमेशा हम ज्यादातर बायलैटरल करते हैं, और अगर बायलैटरल होता है तो फिर हम क्या करते हैं? राइट और लेफ्ट दोनों साइड को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है,
अब आप यहाँ देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ ये नॉर्मल अलाइनमेंट है और यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट जो है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा जी, ये इस पर जो कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने फ्लैट से क्या लिखा हुआ था, इसको कैल्केनियस का फ्रैक्चर बनाया था। बट अब कहीं पे भी आपको जब फ्रैक्चर लाइन नजर नहीं आ रही तो आप कैसे कह रहे हो कि वो कैल्केनियस का फ्रैक्चर है? ठीक है, बात याद रखिए, जहाँ फ्रैक्चर लाइन बड़ी ऑब्वियस सा फ्रैक्चर तो आपको बड़ा ऑब्वियस सा नजर आ जाता है, ये फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी निकालती हूँ, कैल्केनियम पे अगर हम निकाल लेते हैं, तो आपको बड़ा आसानी से जो है वो नजर आ जाएगा। ये देखिए, ये नजर आया, कितना आपको पता चल रहा है कि ये फ्रैक्चर लाइन नजर आ रही है हमें, इससे पता चल रहा है हमें कि ये फ्रैक्चर हुआ है। किसी भी बॉडी का आप रीजन निकाल लें, कहीं पे भी अगर हम निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल चलिए ह्यूमरस का हम निकाल लेते हैं फ्रैक्चर, आपको वहां पे वो जो फ्रैक्चर लाइन नजर आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, शाफ्ट का हमने निकाल लिया, ये देखिए यहाँ तो आपको जो है वो कोई स्पाइरल फ्रैक्चर है या जो सी टाइप का फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर तो आपको बड़े इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये फ्रैक्चर हुआ है, ये हमारे पास फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, तो फ्रैक्चर तो आप देखिए तो पैथोलॉजी को कि फ्रैक्चर किस तरह आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जबकि उस इमेज में कभी भी हमारे पास फ्रैक्चर नजर ही नहीं आ रहा। ये देखिए फ्रैक्चर, ठीक है ना, शोल्डर का मैं आपको देती हूँ और आप जो है वो कंडीशन समझ के आप कह दीजिए फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर तो इस तरह का बेटा इतना ऑब्वियस नजर आ रहा है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ऑब्लिक फ्रैक्चर है, ये जो भी फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर लाइन आपको नजर आएगी, ये देखिए ये। ठीक है, और मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे, एक मैंने बताया था स्पाइरल में थोड़ी सी बोन की ट्विस्टिंग हमें नजर आती है, जैसे कि ये हमें बोन की ट्विस्टिंग नजर आ रही है। ठीक है, तो ये स्पाइरल फ्रैक्चर है, और ऑब्लिक में सिंपल आपको लाइन नजर आती है, बोन ट्विस्ट हुई नजर नहीं आती। अच्छा जी, एनीवेज स्पर हो गया था बच्चों। उसके बाद और इसमें भी आप लोगों ने जो है वो आपको बोन्स, काफी सारे बच्चों ने गलत की हुई थी, स्ट्रक्चर्स में बोन्स लिखनी थी आपने, ये टेलस है, ये कैल्केनियम है, नेविकुलर है, क्यूबॉइड है, क्यूनिफॉर्म है, फ्लैंजिस है, वो सारी आपने लिख देनी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ से मुझे एक और पॉइंट याद है कि आप में से काफी सारे बच्चों ने जो क्वेश्चन था कि आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे बॉडी के लिए रिपीटेड एक्सपोजर जो है वो क्यों हार्मफुल है। तो बच्चे बार बार डिस्कस हुआ था कि आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करती है कि आपकी बॉडी के साथ सेल्स की आयनाइजेशन कर देती हैं। ठीक है, आपके सेल के डीएनए को डैमेज कर देती हैं, सेल में म्यूटेशन हो सकती है। ये 2-4 बातें मैंने आपको बताई थी, बहुत डिटेल में हमने नहीं पढ़ा था, बट आप में से काफी सारे बच्चों ने उसको भी जो है वो प्रॉपर नहीं लिखा। अच्छा जी, उसके अलावा जो है वो इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, ये हमने पढ़ा था आई थिंक पटेला का फ्रैक्चर। हाँ जी, ये देखिए बच्चों, ये तो देखिए ये वही बात है कि बड़े इजीली पटेला का आपको फ्रैक्चर नजर आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आई थिंक जो हमने नी वाला एक्सरे था उसके अंदर पटेला की हुई थी। बेटा देखिए पटेला इटसेल्फ एक प्रॉपर बोन है, जो आपको एक्सरे में नजर आती है, तो वो आपको प्रॉपर पता चल रहा होता है। ठीक है, कोई भी नी के ऊपर छोटा सा अगर पॉइंट नजर आ रहा है तो आप उसको पटेला तो नहीं बना सकते, ये तो प्रॉपर फीमेल के साथ पटेला जॉइंट बना रहे हैं। और इसमें हमारे पास स्कैन कोऑर्डिनेटर, ये जो कोई भी अगर आपको इस तरह से नजर आ जाता है कि कोई भी नेल है या कोई प्लेट डली हुई है, तो वो भी आप बता सकते हैं, या कोई स्क्रू डला हुआ है। तो ठीक है, ये आई थिंक हमने लेक्चर पढ़ा था, इसके ऊपर बात क्लियर नहीं, लेकिन अगर आपसे फ्रैक्चर पूछा जाएगा तो बेटा वो आप बड़े आसानी से जो है वो फ्रैक्चर नजर आता है। अच्छा ये देखिए, ये बर्ड्स फ्रैक्चर हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अक्सर पेशेंट्स में ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जा मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि कोई लेवल आप देख सकते हैं। ठीक है, T11 के लेवल पे मैंने आपको बताया था, या मैंने आपको कहा था कि लोअर थोरेसिक और अपर लंबर एरिया, यानी कि T11, 12 और L1, L2, इसके ऊपर बर्ड्स फ्रैक्चर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अगेन बच्चे ये जो है वो मैं आपसे स्पॉटिंग में पूछ सकती हूँ, स्टाइलो बेस के लिए जो है उसको हम बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते, बिकॉज मिड से मुझे पता चल गया है कि आप लोग शायद मुश्किल ही से कोई आइडेंटिफाई कर सकें जो आपको चीज मुझे ये देखें ये फ्रैक्चर। तो बच्चों ये अब आपको पता चल गया, कोई भी आपको जो है वो एक्सटर्नल कोई चीज नजर आ रही है एक्सरे में, तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फ्रैक्चर लाइन खैर आपको चले पता चल गया। ठीक है, लेकिन फ्रैक्चर हमने कुछ थोड़े से मुश्किल पड़े थे, स्पॉटिंग के लिए आप लोग ये देख लीजिएगा,
अगर सिनेरियो बेस्ड में फ्रैक्चर आते हैं तो वो मैं आपको जो है वो बहुत ज्यादा असाइनमेंट होगा जो कि आपको इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ फ्रैक्चर लाइन पे फोकस करना है कि अगर फ्रैक्चर लाइन वहाँ है या नहीं। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी हमें बड़ा इजीली पता चल रहा है। अगेन अगर इस तरह आके आपसे मैं पूछती हूँ कि कौन से जॉइंट है, तो बेटा इंटर प्रॉक्सिमल डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट आ सकते हैं, कार्बो मेटाकार्पल जॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मैम इमेज एक ही आएगी स्पॉटिंग में? हाँ जी, एक ही होगी बच्चों। ठीक है, तो ये जो है वो आई थिंक इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब हम जरा एक्स जो एमआरआई पैथोलॉजीज वाला लेक्चर है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको अगर पैथोलॉजीज में से कुछ पूछा जाए, एक्सरे पैथोलॉजीज में से, तो आपको जो है वो नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा देखा करें आप लोग, पेपर में आपको सीधा सीधा तो नहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता। हमारे की जो हमने पैथोलॉजीज पढ़ी थी बेटा, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, ये पढ़ा तो हमने कॉमन एमआरआई पैथोलॉजीज। एक तो आपको सीक्वेंस बच्चों T1 T2 जो हमने पढ़े थे क्या क्या डिफरेंस है वो सारे आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होने चाहिए। ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर इमेज में मैं आपसे कोई एमआरआई का इमेज देके पूछूं कि T1 और T2 को आप किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा जी, अब ये हमने पढ़ा था कि मेनिंजियोमा, ठीक है, ब्रेन में अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो इस तरह से आपको एक ब्राइट जो है नजर आएगा, और ये कौन सा है हमारे पास T1 है। ठीक है, कोरोनल सेक्शन है किसी फिर इंफेक्शन बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपको सेल्काए और गहराई का जो डिफरेंस है वो नजर नहीं आ रहा होता, तो वहाँ पे हमारे पास इंफेक्शन जो है वो किसी का। ठीक है, अब अगर आप देखें कि ये हमारे पास सीटी स्कैन का इमेज नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सीएसएफ जो है वो इसका कलर जो है वो हमें ब्लैक नजर नहीं आ रहा, और इसके अलावा इस तरह का जो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसका भी इस तरह का जो है वो आपके पास सीटी स्कैन के अंदर जो है वो कलर नहीं होता। ठीक है, ये कुछ पढ़े थे हमने इसी तरह से ग्लायोब्लास्टोमा जो मैंने आपको बताया था कि मेनिंजियोमा हमारे पास ब्राइट था, और ग्लायोब्लास्टोमा हमारे पास जो था वो इस तरह से डार्क कलर का जो है वो नजर आ रहा है। आपसे लोकेशन नहीं पूछी जा सकती, आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है। ठीक है, और T1 T2 जो है वो जहां जहां सीएसएफ नजर आ रहा होगा सबसे पहले तो आप उसी से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये T1 इमेज है या फिर ये T2 इमेज है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट है, और ये सारा कुछ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक और हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था, दैट वाज ये तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या सीएसएफ नजर आता है, किसमें कैसा सीएसएफ नजर आता है, और इसके अलावा जितने भी इसमें डिफरेंसेस थे ये आपको पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके स्टाइलो पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ, वो हमने पढ़ा था डिस्क की बल्जिंग पढ़ी थी। ठीक है, ये जो हमने पढ़े थे इंक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन, सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी पेशेंट आपके पास आता है जो हमें बेसिकली क्या कहता है कि लो बैक पेन सिंपल नहीं हो रही। ठीक है, लो बैक पेन वो जो कि रेडिएट कर रही है, कहाँ पे, आपके लेग के अंदर रेडिएट कर रही है। ठीक है, राइट लेग में यूजुअली होता है कि जो शटिका होती है पोस्टीरियरली आपके रेडिएट कर रही होती है। ठीक है, आपके बैक से आपके जो है वो ग्लूटियल रीजन से आपके फिर पांव तक जा रही होती है, और पांव के लैटरल कंपार्टमेंट तक जाती है। ठीक है, ये यूजुअली हमारे पास शटिका का पैटर्न होता है, और हमारे पास जितने भी ऑलमोस्ट 85% केसेस जिसमें डिस्क बल्ज हो, डिस्क एक्सट्रूजन हो, सिक्वेस्ट्रेशन हो या इंक्लूजन हो, उसमें शैटिक नर्व सबसे ज्यादा हमारे पास इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अब बच्चों एक मैंने अभी आपको पीछे केस बताया था, वो क्या था, सिंपल एक्सरे में हमने देखा था कि स्पैज़म हुआ था और स्ट्रेटनिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहती हूँ कि पेशेंट आया लो बैक पेन के साथ है, ठीक है जी, स्क्वायर लो बैक पेन के साथ है पेशेंट, और जो है वो पेन रेडिएटिंग इन नेचर। ठीक है, पेन रेडिएट कर रही है, लेग में भी जा रही है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग से जो है वो पास करके पांव तक जा रही है, और साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट वर्ड जो मैंने आपको बताया था दैट वाज कि अगर पेशेंट कोई नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है तो थोड़ा सा साइन हमारे पास क्या आता है, आप लोगों को शायद पता ही होगा, नमनेस, टिंगलिंग। ठीक है, ये सारी सेंसेशन भी पेशेंट बताता है। ये एक पूरा हमारे पास सिनेरियो बन गया, लो बैक पेन हो गई पेशेंट को,
टांग में दर्द जा रही है, ठीक है, साथ में क्या कह रहा है, मुझे सुइयां सुइयां चुभ रही है, टांग सो रही है, इसको हम नमनेस या टिंगलिंग कहते हैं, ठीक है। ये सारी सेंसेशन हो गई है। और अब हमने क्या कराया जी, पेशेंट का हमने लंबोसैक्रल एमआरआई कराया है। तो आप बताएं कि पेशेंट को क्या जो है वो इश्यू हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लंबोसैक्रल एमआरआई कराएंगे तो मैंने आपको सैजिटल, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से व्यू में मैं आपको जो है वो दे सकती हूँ एमआरआई, ठीक है बच्चों। तो अब आपके पास अगर इस तरह से मैं सैजिटल व्यू में दूं तो प्लीज आप लोग इसको ये ना समझें कि ये हमारे पास एक एक्सरे का इमेज आ गया, ठीक है। बल्जिंग हमने एक्सरे के ऊपर पढ़ी नहीं है, बिकॉज बल्ज डिस्क का हो रहा है। डिस्क एक सॉफ्ट टिश्यू है और सॉफ्ट टिश्यू के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एमआरआई जो है उसको फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने जितना आपको सिनेरियो बताया है, ये सारे सिनेरियो दूं मैं, और इस तरह का एक लंबर स्पाइन का सैजिटल सेक्शन, ठीक है, अटैच करूं और मैं आपसे कहूं जी आइडेंटिफाई करें कि ये जो है वो पेशेंट का क्या मसला आ रहा है, ठीक है, या क्या पैथोलॉजी है बेसिक। तो आप बताएंगे कि जी इसके अंदर क्या हो रहा है, डिस्क बल्जिंग हो रही है, एंड दिस इज द पैथोलॉजी, बल्जिंग डिस्क लिखते हैं आप, ठीक है। ये तो आपको जो मैंने डिफरेंट बताया था कि सीक्वेस्ट्रेशन है, ये सब कुछ वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो आपसे हाँ, या ये हो सकता है कि इसमें दो चार नीचे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए होंगे, एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन बताएं, ठीक है। एक तो आपने पैथोलॉजी आइडेंटिफाई कर ली कि डिस्क क्या हो रहा है, डिस्क का बल्ज हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। उसके साथ क्या क्वेश्चन और आ सकता है, ये हो सकता है कि मैं आपसे कहूं जी व्हाट आर द डिफरेंट एनाटॉमिक क्लासिफिकेशंस ऑफ डिस्क बल्ज। तो आप एनाटॉमिक क्लासिफिकेशंस बताएं, ठीक है। अगर उसमें आप लोग ये ड्रॉ भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी करते तो उसमें कोई इतना नहीं, ठीक है। बट जो तीनों में मेजर डिफरेंसेस हैं ये आपको तीनों आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेटा इसमें से इस तरह बन सकता है, मैं आपसे, जैसे मैंने आपको जब हमने लेक्चर पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे क्या पूछ सकती हूँ कि लेवल बताएं कि ये कौन सा लेवल है, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था L4 L5 और L5 S1। इस रीजन के ऊपर हमारे पास ज्यादा जो है वो बल्जिंग होती है। लेक्चर में आपको मैंने एक स्लाइड भी शो की थी, एक साइड के ऊपर से ओपन करके कि किस तरह से हम L3 L4 L5 S1 करते हैं, ठीक है। तो आप देखें कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि बेटा ये किस लेवल के ऊपर बल्ज है। बॉयज में से कोई जरा मुझे बताएं, बिकॉज बॉयज ने ज्यादा जो है मेरा ख्याल है प्रेफरेंस किए थे, दोनों ने वैसे तो इक्वल किए में। कायनात आप बताएं, आप तो मेरा ख्याल है आज शायद फर्स्ट लेक्चर में। कायनात बेटा प्रेजेंट है आप क्लास में? कायनात कायनात एब्सेंट है? कट रही थी आवाज मैम, इधर ही हूँ। हाँ जी, तो बताएं क्या समझ आ रही है आपको लेक्चर? मैम आपकी थोड़ी सी समझ आती है, जहाँ से अच्छी समझ आने लग जाए वहां से फिर आपकी आवाज कट जाती है। बेटा तो मैं आपके पास बताऊं? रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, रिकॉर्डिंग्स खोलें और वहां से देखें। यस मैम। जी मुझे कौन बताएंगे? शुएब अख्तर, मोहम्मद शुएब अख्तर, आप बताएं सर बेटा ये कौन सा लेवल हो सकता है, बल्ज का ये क्या लेवल है, कौन सी स्पाइन है आपकी, ये कौन सी बोन नीचे हमें नजर आ रही है? बेटा सारे बच्चे सो रहे हैं क्लास में, जिसका नाम लेते हैं वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं करता, ऐसा क्यों है? हाँ जी मोहम्मद यासीन, आप बताएं। मैम ये लंबर का L4 L5। L4 L5? जी मैम। अच्छा जी, गर्ल्स में से कोई वॉलंटरीली बताना चाहे? L4 ठीक है। L4 ही है और अच्छा नीचे देखिए इसका बच्चों, ये देखिए ये L4 हमारे पास नंबर वर्टिब्रा है, ये L5 है, ठीक है। फिर ये S1 S2 S3, ठीक है जी। तो ये L5 ये L4, L4 L5 के दरमियान में हमारे पास बल्जिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया दो कॉमन है, L4 L5 और L5 S1। ये ज्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारा सारा वजन जो है वो यहाँ पे आता है बॉडी का, ठीक है। या अगर आप लॉन्ग सिटिंग करते हैं, टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, आप ज्यादा देर तक पढ़ते हैं तो क्या होता है, सारा हमारा यहाँ पे वजन आ रहा होता है। इस वजह से इस एरिया में L4 L5 और L5 S1, ठीक है। तो जहां सेक्रम से याद रखते हैं, जहां से सेक्रम शुरू हो रही हो तो डेफिनेटली वो L5 S1 का लेवल होगा, और उससे ऊपर वाला जो लेवल है हमारे पास वो कौन सा है, L4 L5 का, ठीक है।
इससे ज्यादा ऊपर बल्जिंग होती है, जरा कॉमन ही होती है हमारे पास, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूंगी तो वो इसी एरिया के अराउंड, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास कितना अच्छा एक सिनेरियो बन गया। सेक्शन मैंने आपको व्यू दिया हुआ है, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है पैथोलॉजी को, आप एनाटॉमिकल उसकी बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो है वो उस वक्त मेरे माइंड में है कि आप ये भी मैं पूछ सकती हूँ कि ये व्यू कौन सा है, ठीक है। तो ये बच्चे सीधी से आपको नजर आ रहा है कि ये सेक्शन, और मैंने वैसे भी आपको बताया था कि ज्यादातर हमने बल्जिंग के लिए या लंबर स्पाइन के लिए पैथोलॉजी देखनी है, तो उसमें हम जो सेक्शन व्यू है उसको जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा जो है ये देखिए, ये अब हमारे पास हर्निएशन हो रही है, यहाँ पे वो बल्ज था, ये हर्निएशन है। हर्निएशन में आपको इस तरह से आउट पाउचिंग जो है वो नजर आएगी, दोनों नजर आएगी। पर डिफरेंस करने बच्चों, सिर्फ हल्का सा बल्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये पूरा पाउच सा जो बन के हमारे पास बाहर आ गया और नर्व को कंप्रेस कर रहा है। दोनों ही कंडीशन में हम इसको रेडिएशन के साथ कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज दोनों जो है वो नर्व को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बल्जिंग में भी आपकी पेशेंट की पेन रेडिएटिंग होगी, और जो डिस्क हर्निएशन है इसमें भी जो है वो पेशेंट की पेन रेडिएटिंग होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन होती है, बट यहाँ पे हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बच्चों, उसके अलावा एक हमने पढ़ा था कॉर्ड कंप्रेशन, ये मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन ये आप ज्यादातर इसको फोकस करें स्पॉटिंग के लिए, ठीक है। सैलियो के लिए ये दोनों जो है हर्निएशन एंड बल्जिंग, ये दोनों जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने इसके बाद नहीं रिपीट करना, बार बार बच्चों आपको एक बात रिपीट की जाती है, जैसे ही वो पेपर में चीज आती है आप सब उसको जो है वो गलत करते हैं, ठीक है। लो बैक पेन और रेडिएटिंग है, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी बच्चों के, जहां आपका सिनेरियो है मेंशन हुआ सिनेरियो के अंदर ही आंसर मौजूद होता है। हील पेन आपको इंडिकेट कर रही है कि कैल्केनियम हमारी हील बोन है, और हील के अंदर क्या हुआ है, वहां पे स्पर बना हुआ है, क्योंकि हमने स्पर ही पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह से अब लो बैक पेन एक सिंपल मैंने बताई है स्पैज़म के साथ, एक्सरे आ गया है तो वो क्या हो सकता है, स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो सकती है, ठीक है। और अगर लो बैक पेन के साथ पेशेंट आया है और मैं देख रही हूँ कि वहां पे क्या है कि पेन रेडिएट कर रही है, टांग के अंदर जा रही है, ठीक है, लेग के अंदर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से पास करके पांव तक जा रही है, नमनेस टिंगलिंग आ रही है, तो क्या हो गया है, वो बल्जिंग है या फिर वो क्या है, हर्निएशन, ठीक है। तो अब ये आपका काम है कि हर्निएशन और बल्जिंग के अंदर डिफरेंशिएट करना। अच्छा जी, उस तरह जैसे हमने वहाँ पे बर्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसी तरह से बर्ड स्ट्रक्चर ये भी हमारे पास नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। बेसिकली बर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको वर्टिब्रा जो है वो कंप्रेस होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। हमारी स्पाइन के ऊपर एकदम से ज्यादा लोड पड़ जाए तो ये उसकी वजह से बेसिकली बर्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। ये जो बंजी जंपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, या जो ये स्काई डाइविंग वगैरह आप करते हैं, ठीक है, इसमें अक्सर ये होता है कि अगर आपका कोई ट्रॉमा हो गया या आप गिर गए हैं या आपका जो है वो कोई पोजीशन उसमें खराब हो गई है, उसमें फिर इस तरह से स्पाइन के ऊपर अगर अनइक्वल लोड अनइक्वल प्रेशर चला जाए तो उसमें हमारे पास ये बर्स्ट फ्रैक्चर जो है फिर बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको जो है वो ज्यादा इसमें कहूँगी फोकस करें स्पॉटिंग के लिए, ठीक है, इसको सैलियो टेस्ट के लिए ना करें, बिकॉज अगेन सैलियो में जब हम इसका इमेज लेंगे तो ये इमेज में बर्स्टिंग जो है वो आपको इतने अच्छे से नजर नहीं आएगी। अच्छा जी बच्चों, उसके अलावा हमने पढ़ा था नी में लिगामेंट्स, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये था बेसिकली, अगर कि मैं आपको एमआरआई का जो है वो इमेज देती तो मैं आपसे पूछती तो आपको पता चलता है कि इसमें सॉफ्ट टिश्यूज हमें नजर आ रही हैं, बोन्स इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही, ठीक है। हमने पढ़ा था जब एमआरआई, तभी मैंने आपको बताया था कि एमआरआई में सॉफ्ट टिश्यूज हमें बड़े अच्छे से नजर आ रहे होते हैं, तो हम सॉफ्ट टिश्यू को भी ज्यादा जो है क्या कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो हमारे पास इंजरी कॉमन है, अगर आप लोग फुटबॉल देखते हैं, ठीक है, तो एसीएल टियर बहुत ज्यादा एथलीट्स में या फुटबॉल प्लेयर्स में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, एसीएल टियर, ठीक है। तो ये भी मैंने आई थिंक इसमें इमेज ऐड किया हुआ था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि लोकेशन वाइज एसीएल और पीसीएल, इसकी लोकेशन देख लें, ये कॉमन है आपके पास। अच्छा, ये देखिए, ये एसीएल टियर की यहाँ पे लोकेशन थी, और पोस्टीरियर साइड पे जो अटैचमेंट है वो बेसिकली पीसीएल का टियर था। अब बच्चे ये एक जो है वो आपके पास एमआरआई का इमेज है, और इस पे आपसे मैं सॉफ्ट टिश्यूज पूछ रही हूँ। आप देखिए इस वक्त हमने जितनी पैथोलॉजीज पढ़ी है वो सारी कौन सी पढ़ी है, सॉफ्ट टिश्यू की पढ़ी है। दिस एक सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, लिगामेंट्स क्या है, सारे सॉफ्ट टिश्यू, ज्यादा फोकस हम यहाँ पे किस पे कर रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप एमआरआई के अंदर बोन नहीं देख रहे, जैसे हम बर्ड स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे जो है वो अगर इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करके दूंगी तो आपको ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।
एमआरआई हम सॉफ्ट टिश्यू के लिए कर रहे हैं और फ्रैक्चर्स के लिए या बोनी पैथोलॉजीज के लिए ज्यादातर हम किस पे फोकस कर रहे हैं, एक्सरे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आपने पेपर में देख लेना है कि इमेज जो है वो एक्सरे है या एमआरआई है। उसके अकॉर्डिंग एक्सरे होगा तो बोनी चेंज होगा, एमआरआई होगा तो कोई सॉफ्ट टिश्यू का चेंज। ठीक है बच्चों, तो इसमें एसीएल टीयर बहुत कॉमन था। और फिर एक और पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, दैट वाज ये बकेट हैंडल टीयर था और ये सारे टीयर से हाँ डबल पीसीएल साइन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बकेट हैंडल टीयर होता है और साथ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगेन इसका अगर मैं आपको कहूं कि स्टेरियो बेस आ सकता है तो बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता दूं कि पेशेंट कोई भी हम कहते हैं कि जो फुटबॉल एथलीट है, ठीक है, ये फुटबॉल प्लेयर जो है और वो जो है वो ड्यूरिंग द जो है वो गेम, ठीक है, क्या हुआ कि उन्हें जो है वो गिर गए। ठीक है, और राइट जाके जो है वो हिट किया उनके इसके ऊपर इंटीरियर साइड से एक फोर्स ने उनके कहां जाके हिट किया, नी के ऊपर हिट किया। ठीक है, इंटीरियर साइड पे नी को हिट किया तो क्या होगा कि उसके बाद पेशेंट को पेन आ रही है, पेशेंट पे जो है वो पेशेंट स्टैंडिंग नहीं कर पा रहा। ठीक है, यहाँ पेशेंट जो है वेट बेरिंग नहीं कर पा रहा। ठीक है, और उसकी गेट जो है वो हम कह सकते हैं कि वो लड़ची गेट के साथ चल रहा है या अनस्टेबल गेट के साथ चल रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पेशेंट का हमें लग रहा है कि कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है और वहाँ पे हाँ जी एक और पॉइंट रेडनेस स्वेलिंग है, इस तरह के साइंस। देखिए बेटा जब भी इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है तो हमेशा इन्फ्लेमेशन की साइंस हमें वहाँ पे नजर आती है। ठीक है, जहाँ इन्फ्लेमेशन के ज्यादा साइंस नजर आते हैं तभी हम रेडियोलॉजी की तरफ जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज गिरते तो आप लोग भी रहते होंगे खेलने में यहाँ वहाँ पे, हम एक्सरे हमेशा तो नहीं कराते ना, लेकिन जहाँ पे हमें लगता है कि रेडनेस स्वेलिंग है, टेंडरनेस बहुत ज्यादा है, वेट बेरन नहीं हो रहा, तब हम जो है वो किसी डायग्नोस्टिक टूल की तरफ जाते हैं। सो ये हमेशा याद रखिए कि ये आपको साथ आएगा कि रेडनेस है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, ये साइंस रहता है क्या। एनीवेज अब जैसे मैंने स्टेरियो बताया तो आप आइडेंटिफाई करेंगे जी क्या हुआ है। हम कहते हैं जी इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टीयर हुआ है। साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि जी बताएं व्हाट इज डबल पीसीएल साइन। ठीक है, तो आप बताएंगे जी कि डबल पीसीएल साइन में हमारे पास इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड बकेट हैंडल टीयर दोनों जो है वो हमारे पास। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था बकेट हैंडल टीयर और इमेज में पढ़ा था। हाँ जी, ये मैंने आपको बताया था कि देखिए हैंडल्स आपको जो है बेसिकली लिगामेंट के अंदर भर के नजर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं बकेट हैंडल टीयर। अगेन जो बकेट हैंडल टीयर है ये आपके लिए ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बकेट हैंडल टीयर के लिए मैं पूछ सकती हूँ। जो एसीएल टीयर है यानी जो मिनिस्कल का हमारे पास टीयर नजर आ रहा होता है, जो कि मैंने आपको ज्यादा बताया हमारे पास एसीएल बहुत कॉमन है, तो एसीएल का टीयर जो है वो मैं ज्यादा आपसे किसमें पूछ सकती हूँ, सिनेरियो बेस्ड बना के पूछ सकती हूँ। ठीक है, और साथ क्वेश्चन में फिर मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ कि जो डिफरेंट हमने जैसे कि टाइप्स पढ़ी थी, ये मैं आपको फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। एक्चुअली इसकी हमने मिनिस्कल टीयर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको नाम आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स, रेडियल, हॉरिजॉन्टल, बकेट हैंडल करनी, फ्लैट टीयर करनी, कोई भी इनमें से दो तीन नाम आने चाहिए। तो एक पैथोलॉजी आपने आइडेंटिफाई कर ली, कुछ मैं आपसे टीयर की टाइप्स पूछ सकती हूँ। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन क्या हो गया कि डबल पीसीएल साइन क्या है, ये हो गया। ठीक है, और इसी तरह से कोई एक आध क्वेश्चन और ज्यादा ऐड हो सकता है। अच्छा, इसमें और जो है वो जो हमारे पास था इम्पोर्टेंट शोल्डर में हमने पढ़ी थी। हाँ, दो तरह का मैंने आपको बताया था, एक हमने पढ़ा था स्लैब और एक हमने पढ़ा था बेंकार्ड फिनिशिंग। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि बड़ा आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 10 और 2 की पोजीशन और 3 और 6 की पोजीशन। हाँ जी, बेंकार्ड फिनिशिंग में क्या है आपके पास 3 और 6, घड़ी में जो हमारे पास 3 और 6 जहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये 3 और 6, ये 3 इधर होगा। ठीक है ना, देखिए 12 इधर होगा, 3 इधर होगा, 6 इधर होगा, 9 यहाँ होगा। ठीक है, 3 और 6 की पोजीशन में अगर आपको कोई टीयर नजर आता है तो वो क्या होता है, बेंकार्ड। और अगर आपको 10 और 2 की पोजीशन नजर आता है, यहाँ 9 था, इधर 10 है, ये 10 इधर 10 और 2 यानी कि इस तरह से एक लाइन की में आपको टीयर नजर आता है तो वो क्या है आपके पास स्लैब टीयर है। मैं देख लूं कि इसका हमने ऐड किया हुआ है या नहीं ऐड किया हुआ। हाँ जी, ये देखिए 10 और 2 की पोजीशन। ठीक है, ये देखिए टीयर ये है और एक टीयर हमारे पास ये आ। ठीक है, तो 10 और 2 क्या हो गया स्लैब, और 3 और 6 अगर यहाँ टीयर नजर आएगा और यहाँ टीयर नजर आएगा तो हमारे पास बेंकार्ड फिनिशिंग हो जाएगा। अगेन बेटा आपसे
ये पूछा जाएगा एमआरआई पैथोलॉजी जो कि मैंने आपको पढ़ाई है। और यहाँ पे अभी फिलहाल हमने एमआरआई में शोल्डर की 2 पैथोलॉजीज ही पढ़ी है, एक पिंकार्ट है और एक है स्लैब टियर। ठीक है, इसी तरह से जो इसे मैंने आपको बताया था कि बड़ा कॉमन हमारे पास डेल्टॉइड लिगामेंट का टियर होता है। ठीक है जी, पेशेंट की कोई भी ट्विस्टिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उसका जो है वो टियर नजर आएगा। ये हमारे पास बेसिकली बच्चों इस तरह से होता है फैन शेप। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, इस तरह से ये फैन शेप होता है ट्रायंगल। ठीक है, और इसके अंदर मुझे नजर आ जाएगा। ये थोड़ा सा आई थिंक आपके लिए आइडेंटिफाई करना शायद जो है वो मुश्किल हो जाए, लेकिन जो है वो ये आपसे स्पॉटिंग में ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपसे मैं इसका सिनेरियो बेस्ड जो है वो नहीं बना पूछूंगी, बिकॉज अगेन ये इमेज के अंदर आपको क्लियर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि एमआरआई में जो पैथोलॉजीज है, एंकल में सिर्फ एक पड़ी है डेल्टॉइड लिगामेंट की, वो मैंने आपको पहले बता दिया। सिनेरियो में हम नहीं दे सकते बिकॉज इमेज के अंदर ये प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, ये टीयर्स आ सकते हैं। ठीक है, आपको ये वाले टीयर्स आ सकते हैं बिकॉज ये थोड़े से आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसके अंदर। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए टीयर के क्या आ सकते हैं। ठीक है जी, फिर हमने ये पढ़ लिया डिस्क बल्जिंग और हर्निएशन, मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये सिनेरियो बेस्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें और हमने क्या पढ़ा है, और ये सिंपल डिफरेंशिएशन है T1 एंड T2। ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्टरी वाला लेक्चर था उसमें आप लोग देखने की क्या वो आप किस तरह से जो है डिफरेंशिएट करोगे। बाकी सारा जो है वो आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन में हमने 2-4 ही पढ़ी हैं, मेनिंजियोमा है, ग्लायोब्लास्टोमा है और इन्फेक्शन, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई हमने इसमें ब्रेन में जो है वो नहीं पढ़ा। मैम इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे आप? सॉरी, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, मतलब जो भी हमारी रिवीजन क्लासेस हुआ करेंगी। हाँ जी हाँ जी, इसकी मैं कर दूंगी बच्चे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया अब आपको। अब एक्सरे पैथोलॉजीज और अगर एमआरआई पैथोलॉजीज में से बच्चों कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको सिनेरियो बेस्ड दे दिया एग्जाम में और आप में से किसी बच्चे ने उसको गलत किया तो फिर मैंने नेगेटिव मार्किंग करनी है। ठीक है, बिकॉज देखिए बेटा एक पॉइंट आपको कितनी दफा रिपीट किया है मैंने, अगर आप तब भी इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो फिर आप देखें कि आपको उस पर काम करना चाहिए ना, उसको आपको जो है वो पढ़ना चाहिए आपको फिर। ठीक है, इसमें से बच्चों किसी को भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम डबल पीसीएल साइन और एसीएल इंजरी आपने दोनों का सिनेरियो बनाना है, मतलब पेपर में दोनों देंगे सिनेरियो? बेटा आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, फिर से क्वेश्चन करें। मैं कह रहा हूँ कि डबल पीसीएल साइन जो है और एसीएल इंजरी उसका सिनेरियो आपने दोनों देना है, एसीएल टियर एंड और डबल पीसीएल उसके सिनेरियो में क्या डिफरेंस होगा मैम? बेटा देखिए मैंने भी आपको बताया है कि सिनेरियो में मैं आपको ज्यादातर हमारे पास इंजरी एसीएल की होती है। ठीक है, एसीएल टियर, ये रोनाल्डो में जितने इन सब के एसीएल टियर्स हो चुके हैं एक एक दफा। ठीक है, तो एसीएल टियर की इंजरी बहुत कॉमन है। सिनेरियो में मैं आपको एसीएल टियर दे दूंगी, नीचे जो हमारे 2-4 क्वेश्चंस मैंने ऐड करने होते हैं ना, उसमें मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि डबल पीसीएल साइन क्या है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एक्सरे पैथोलॉजीज वाले में बताया है कि अगर शोल्डर में फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर डिस्लोकेशन आती है, ठीक है, उसके साथ मैं आपसे रिम साइंस भी पूछ सकती हूँ कि रिम साइन क्या होता है। ठीक है, या मैं ये पूछ सकती हूँ कि कितनी टाइप के शोल्डर डिस्लोकेशन है, तो आप बताएंगे जो इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, इंफीरियर है। अब अभी आपने मिड टर्म का पेपर दिया ना, आपको पता है मैंने 2-4 नीचे क्वेश्चंस ऐड किए हुए थे, तो वो 2-4 जी क्वेश्चंस मैम। जो है उससे मैंने आपको बताया कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से ऐड हो सकते हैं आप। ठीक है, ओके मैम। अच्छा जी, हाँ जी बेटा, किसी स्टूडेंट ने पूछा मैं आपकी वाइवा और स्पॉटिंग सेम डेट पे, ठीक है, मैंने आपको काफी डिटेल में मेल की है। वाइवा और स्पॉटिंग सेम डे होगी, आप वाइवा दोगे मुझे। ठीक है, अब मैं देखती हूँ उसमें मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 5 क्वेश्चंस आपसे करूंगी, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, और साथ ही आपका एक इमेज मैं आप प्रोजेक्टर पे आपको शो कर दूंगी, आप उसको आपके पास कोई 30 सेकंड्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आप आइडेंटिफाई करेंगे और आपके मार्क्स स्पॉटिंग के मार्क्स। ठीक है, ये मैंने आपका मर्ज कर दिया बेसिकली वाइवा एंड स्पॉटिंग। हाँ जी, और किसी बच्चे को क्वेश्चन? मैम जैसे हम आपको वाइवा देने आएंगे, आप उसी टाइम स्पॉटिंग लेंगी एट द टाइम? जी 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 बिल्कुल ओके। ठीक है, क्लासरूम में नहीं मैं लूंगी आपका, क्लासरूम में नहीं, आप लोग 1 बाय 1 आके मुझे वाइवा देते जाएंगे। साथ ही मैं प्रोजेक्टर रूम के जो है वो प्रोजेक्टर के ऊपर जो है क्लासरूम में एक स्लाइड जो है वो चेंज करती जाऊंगी। ठीक है, डिफरेंट स्लाइड्स में आप बना लूंगी,
और आपको एक एक साइड दिखाऊंगी, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे 30 सेकंड के अंदर और आप फिर बाहर चले जाएंगे, नेक्स्ट बच्चा आ जाएगा और इस तरह ओके मैम। ओके मैम, ये सही है। मैंने आपको कितने सारे सिनेरियोस बना के बार बार बताए हैं, और अभी अगर आप लोग आइडेंटिफाई ना कर सके फाइनल में, तो फिर आप लोग देख लेंगे बच्चों आप लोगों का जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो बेसिकली वीक है फिर आप लोग, ठीक है। तो Okay, ma'am. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो बच्चों हम सिटी जो है, बिकॉज आप लोगों को वो भी जरा टफ लग रहा था, तो जो हमारा सैटरडे को लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सिटी भी एक दफा हम क्विक सा ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या है वो आपके स्पॉटिंग या उसके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के जो स्नाइडी बेस के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर क्वेश्चन का स्नाइडी हर इमेज का स्नाइडी नहीं बन सकता, और जो है वो फिर स्पॉटिंग में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जो स्नाइडी बेस्ड होता है वो आपको जरा हमें क्योंकि कॉपी करानी होती है। अभी भी इस दफा में मैंने आप देखे 2 इमेजेस आपको दिए हुए थे ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें इस पर, बट फिर भी आप सबने गलत किया हुआ था। और बच्चों एक लास्ट पॉइंट, आप लोग स्पेलिंग्स सब बच्चे गलत लिखते हैं, इसको भी आप लोग देख लें। हील की स्पेलिंग HEEL होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने HEAL लिखा, HEAL और HEEL में डिफरेंस है, ठीक है। स्पर के स्पेलिंग SPUR है, आप लोगों ने SPUR के स्पर्क लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने SPER के स्पर्क लिखा हुआ है, तो ये आप लोग देख ले बच्चे, ये अभी मिड टर्म था, आपका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था, तो मैंने लीनियंसी वहां पे शो की है। फाइनल में आप लोगों ने अगर कोई ओवरराइटिंग हुई, कोई कटिंग हुई, कोई इस तरह की मिस्टेक हुई जो कि आपका वर्ड जो है वो गलत जो है उसका मीनिंग बन रहा होगा, ठीक है। इसके स्पर्क और स्पर्क दोनों डिफरेंस है, ठीक है। हील और HEAL और HEEL इन दोनों में भी जो है वो डिफरेंस है। इस तरह के बच्चों मिस्टेक्स भी फाइनल में आपको कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये जरा देख लें, इसको प्रैक्टिस करें या जो भी करें, इस तरह के ब्लंडर्स आपने फाइनल में जो है वो नहीं करना, ठीक है। बेटा आप में से किसी को क्वेश्चन है तो बता दें, फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग बच्चों मैं आपके साथ आज इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, और प्लीज इसको जरा आप थोड़ा अच्छे से बार बार सुनने की भी कोशिश कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप लोगों ने पहले भी रिकॉर्डिंग्स पे फोकस किया होता तो आप लोगों को शायद मेरा ख्याल है कि बड़े इजीली एटलीस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आप बच्चों आइडेंटिफाई कर ही लेते कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आप मैम वाइवाज की डेट क्लियर बता दीजिएगा, 2 दिन में होगा 28 से 31 को या 28 से 31 3-4 दिन के दौरान होगा? नहीं बेटा, मैंने लिखा हुआ है 28 एंड 31, ठीक है। 28 एंड 31 का मतलब है कि आधे स्टूडेंट्स का 28 को होगा और आधे बच्चों का 31 को होगा, और हमारे अपने ही लेक्चर के स्लॉट में होगा। जी मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जब वाइवा स्टार्ट होना होगा उससे 2-3 दिन पहले लिस्ट शेयर कर दूंगी, किन बच्चों ने वेडनेसडे को देना है और किन बच्चों ने सैटरडे को देना है, ठीक है। हाफ स्टूडेंट्स जो है डिवाइड हो जाएंगे और ऑन कैंपस आके आप दोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस मैम। चले बेटा आप पढ़ना शुरू कर दें, बिकॉज आप सारे बहुत सारे बच्चों ने बड़े कम कम मार्क्स अचीव किए हैं, आप लोगों ने देख लिया, मैंने मार्क्स अपलोड कर दिए, तो बेटा देख लिया अब आपके कितना आसान पेपर था और आप लोगों ने उसमें ब्लंडर्स किए, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ा था जिनके अच्छे मार्क्स हैं वेल एंड गुड, बट जिन बच्चों ने जो है वो मिस्टेक्स की हुई है वो फिर अब आप लोग देख लें, ठीक है जी। ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।